हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द PYQ पर। और हम लोग बीपीएससी के लिए सामान्य ज्ञान बीपीएससी का जो भी है स्टैटिक पोर्शन कर रहे हैं। उसमें हमने पहली क्लास ले ली है और ये दूसरी क्लास है। इसमें सुदर्शन झील के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि 7 से 8 क्लास के अंदर ये सारा कुछ बिहार स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा और जो भी हम डेटा दे रहे हैं वो अपडेटेड है और अभी का रिसेंट डेटा देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुदर्शन झील के बारे में। काफ़ी फेमस झील है। कहाँ पर है? तो गुजरात के गिरनार में स्थित है ये झील। इसका निर्माण कौन कराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने कराया था। तो याद रखेंगे नाम, किसने कराया था? तो पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई के लिए कराया था, यानी कि गुजरात का जो एरिया पड़ता है, ठीक है, उधर पुष्यमित्र वैश्य ने इसका निर्माण कराया है सौराष्ट्र वाले एरिया में, ठीक है, गुजरात के एरिया में, कि भारत में सिंचाई का कार्यक्रम वहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला ये हम लोग सुदर्शन झील के बारे में यहाँ पर पा रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कराते हैं, उन्हीं के समय में होता है, और सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य इसका कराते हैं। फिर दूसरा जो यहाँ पर डेटा मिलता है वो मिलता है अशोक के समय का। इस समय यवन तुषाप ने इस झील पर बांध का निर्माण करवाया था। तो याद रखेंगे अशोक के समय भी काम हो रहा है, यवन तुषाप ने इस पर काम करवाया। फिर आता है शक महाक्षत्रप रुद्रदामन। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी मिलता है, ठीक है, और उसका जो राज्यपाल था सुविशाख, उनके निर्देशन में इसका जो निर्माण कार्य है, जो बांध टूटा था उसका निर्माण कार्य सुविशाख के देख रेख में हुआ था, जो कि रुद्रदामन के काल में है। और जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का एक अभिलेख है, गुजरात में स्थित है। इससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध फिर टूट जाता है। तब इस झील का पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त का पुत्र चक्रपाली द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 4 शासक हैं। स्कंदगुप्त एक आते हैं, एक आता है रुद्रदामन, एक आता है यहाँ पर अशोक, एक आता है यहाँ पर चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त का राज्यपाल समझ लीजिए, और सौराष्ट्र प्रांत का उस समय जो राज्यपाल है पुष्यमित्र वैश्य, ये कराते हैं। अशोक के समय में तुषाप कराते हैं। रुद्रदामन का राज्यपाल सुविशाख कराता है, या बेसिकली रुद्रदामन का ही कार्यकाल है उस समय। और जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी बारिश के कारण, ठीक है। लास्ट में एक लाइन और लिखी हुई है मित्रों कि स्कंदगुप्त ने झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। बाकी जूनागढ़ अभिलेख किस लैंग्वेज का है? तो संस्कृत में लिखा हुआ ये अभिलेख है। आइए आते हैं अगले टॉपिक पर कि गुप्तकालीन कला और साहित्य देख लेते हैं। गुप्तकाल को कला और साहित्य की दृष्टि से स्वर्णकाल यानी कि गोल्डन पीरियड माना जाता है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों के नाम यहाँ पर दिए हैं, जैसे भूमरा का शिव मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में है। तो इस पॉइंट को भी, ये पूरा टेबल स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे याद करिएगा। भूमरा का शिव मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार झांसी उत्तर प्रदेश में है। नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में है। और भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में, देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में, नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में, और भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुप्तकाल में पाटलिपुत्र, मथुरा, सारनाथ मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। कौन कौन से? पाटलिपुत्र, मथुरा और सारनाथ मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। गुप्तकाल में चित्रों के अवशेषों को बाघ, अजंता और बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। तो गुप्तकाल की चित्रकलाएं बाघ, अजंता और बादामी की गुफाओं में देखी जा सकती हैं। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 गुप्तकालीन है। तो ये भी पॉइंट याद करना है, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह के फैक्ट्स कि 16, 17 और 19 जो है वो गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध साहित्य और साहित्यकार का नाम देख लेते हैं। इससे अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा इसमें दी हुई है। फिर आता है मालविकाग्निमित्रम। तो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है, कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है। विक्रमो और शियम पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है, कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है। स्वप्न वास व दत्ता, ये भास के द्वारा लिखा हुआ है। उदयन और वास व दत्ता की कथा है, याद रखेंगे, उदयन और वास व दत्ता की कथा है, भास के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है।
देवी चंद्रगुप्तम, ये भी विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के विवाह का इसमें वर्णन मिलता है देवी चंद्रगुप्तम में। और मृच्छकटिकम यानी कि मिट्टी की गाड़ी, शूद्रक के द्वारा लिखा हुआ है। ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका वसंत सेना की कहानी इसमें मिलती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक एमिनेंट कह सकते हैं कि राइट है या पोएट वो लिख सकते हैं, रचना है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखेंगे, मृच्छकटिकम को भी। अब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो इनके दरबार में नवरत्न बैठते थे। नाम पहले देख लेंगे तो कि धन्वंतरी हैं, उसके बाद नाम पहले देखेंगे फिर उनके बारे में देख लेंगे। शपड़क है, अमर सिंह है, शंकु हैं, वेताल भट्ट हैं, घटकपर हैं, कालिदास हैं, वरामिहिर हैं और वरुरुचि हैं। ये 9 लोग इनके दरबार में बैठते थे। कभी आप अगर महाकाल मंदिर जाएंगे उज्जैन वाले, तो वहाँ बगल में विक्रमादित्य के 9 दरबारियों का जो है एक व्यापक फ़ोटो बना हुआ है। और बड़े से पीतल के, मुझे लगता है पीतल या कांसे के होंगे, वैसे पीतल के ही होंगे, बहुत बड़े से विक्रमादित्य की एक फ़ोटो भी बनी है। फ़ोटो इस तरह से बनी है, ताम्रपत्र टाइप की बनी है, इसमें इम्बोज किया गया है, मतलब उनको उभारा गया है। बहुत बड़ी सी एक स्ट्रक्चर है वहाँ पर। धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी नवरत्नों में से इनका स्थान सर्वोपरि है। ये एक प्रसिद्ध वैद्य हैं। धन्वंतरी कौन है? वैद्य हैं। इनके रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं, सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा से शास्त्र से संबंधित हैं। रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, विद्या प्रकाश चिकित्सा, धन्वंतरी निघट्टू, वैद्यक भास्करोदय, चिकित्सा सार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चिकित्सा में ये सिद्धहस्त थे। इनका काम युद्ध में घायल सैनिकों की शल्य चिकित्सा करना था। ये सुश्रुत संहिता और के रचयिता सुश्रुत के गुरु भी माने जाते हैं। सुश्रुत संहिता जो सुश्रुत ने लिखी है शल्य चिकित्सा के ऊपर, उनके गुरु हैं धन्वंतरी। अगला आता है शपड़क। ये एक सन्यासी हैं जिन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जिसमें भिक्षाटन ही उपलब्ध बताया जाता है। तो भिक्षाटन ग्रंथ जो है वो शपड़क ने लिखा है। अमर सिंह, ये प्रकांड विद्वान है जिनका प्रमुख ग्रंथ है अमरकोश। कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है। इसे विश्व का पहला समानांतर कोश माना जाता है, मतलब पैरेलल वर्ल्ड में एक बड़ा इंसाइक्लोपीडिया टाइप इनको माना जाता है। इस कोश में करीबन 10,000 नाम लिखे हुए हैं। इनका शंकु के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम है शंकुक या शंकुक, ठीक है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदम, ठीक है, भुवनाभ्युदयम, ये बहुत प्रसिद्ध रहा। इनको संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना जाता है। अगला है बेताल भट्ट। बेताल भट्ट विक्रम और बेताल की कहानी सबको पता है, जगत प्रसिद्ध है। ये बेताल पंचविंशति या पंचीसी के, बेताल पचीसी हम लोग बोलते हैं, उसको पंचविंशति कहा जाता है, इसके रचयिता है। बेताल पचीसी से ही सिद्ध होता है कि राजा विक्रमादित्य के वर्चस्व से बेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। इन्होंने विक्रम बेताल के माध्यम से विक्रमादित्य के साहस और पराक्रम को कथाओं में पिरोया है। घट खरपर, ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में संस्कृत के ज्ञाता हैं। इन्होंने यमक और अनुप्रास के विशेष ज्ञाता थे, तो इसलिए घटकपर काव्यम नामक इन्होंने पहला रचना किया और दूसरा नीतिसार इन्होंने किया है। कालिदास, ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि हैं। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में विक्रम के व्यक्तित्व और उज्ज्वल स्वरूप निरूपित किया है। वह न केवल अपने समय के अप्रतिम साहित्यकार थे, अपितु आज तक कोई उनके जैसा अप्रतिम साहित्यकार उत्पन्न नहीं हुआ है। उनके 4 काव्य और 3 नाटक काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। वराहमिहिर, ये प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों का रचना किया यानी कि प्रणयन किया। इसमें सूर्य सिद्धांत, बृहद जातक, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका कारक, विवाह पटल, लघु जातक, योग यात्रा, ये प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि वराहमिहिर से संबंधित पुस्तकों का नाम पूछा जाता है, जैसे सूर्य सिद्धांत किसने लिखा, या बृहद जातक किसने लिखा, बृहद सिद्धांत किसने लिखा, पंच सिद्धांत कारिका किसने लिखा। और उस समय में दिमाग या तो आर्यभट्ट पर जाता है या तो भास्कराचार्य पर जाता है, इधर उधर जो है जाता रहता है। तो याद रखेंगे वराहमिहिर की रचनाओं को। वरुरुचि, कालिदास की भांति ही वरुरुचि भी अन्यतम काव्य रचनाकारों में गिने जाते हैं। पत्र कौमुदी इनकी एक रचना है वरुरुचि की। सुदुक्त कर्णामृत इनकी एक रचना है। सुभाषितावली इनकी एक रचना है। तो वरुरुचि की भी रचनाएं काफ़ी फेमस है, ठीक है। शिवाजी के अष्टप्रधान हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के अलावा कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज होते हैं, ठीक है। तो ये भी 2 पॉइंट याद रखेंगे। चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थानेश्वर का पुष्यभूति या वर्धन वंश।
तो ये जो वंश है इसका संस्थापक पुष्यभूति है, इन्हीं के नाम पर पुष्यभूति वंश इसका नाम पड़ता है। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रभावशाली शासक है। राजवर्धन की मृत्यु के बाद क्या होता है, हर्षवर्धन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं यहाँ के, वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठते हैं। यानी कि ये पूरा पुष्यभूति वंश कहाँ पर है, थानेश्वर में है। वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी संबोधित किया है। हर्ष फिर उसके बाद क्या करता है, शशांक नामक एक शासक को पराजित करता है और कन्नौज पर अधिकार करता है। तो कन्नौज एक इम्पॉर्टेंट सेंटर उस समय हुआ करता था, तो यहाँ पर शशांक का शासन था, तो शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार करते हैं। ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख का यहाँ पर जिक्र आता है कि उसके अनुसार हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है। हर्ष के पूर्वज शिव और सूर्य के उपासक थे, परंतु ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय देता है, मतलब अपने वहाँ आश्रय देता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो हर्ष का जो दरबारी कवि है जिससे हमेशा प्रश्न आता है उसका नाम है वाणभट्ट। उसने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की है। हर्ष खुद भी एक बढ़िया रचयिता था, तो उसने प्रियदर्शिता, रत्नावली और नागानंद ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, अब वेनसांग के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, क्योंकि वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत में आता है। वेनसांग एक चीनी यात्री है जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वह नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। उसने एक अपना जीवनी भी लिखा या ग्रंथ लिखा जो कि सी यूकी के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत सारी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सी यूकी। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं बंगाल के पाल वंश की। अच्छा, ये सारी चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इन सारी चीज़ों को पढ़ करके ख़त्म कर देना है। हर्षवर्धन का साम्राज्य का विघटन होता है। उसके बाद 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्व भारत में पाल वंश का उदय होता है, जिसका संस्थापक गोपाल था। गोपाल जो संस्थापक था उसको जनता के द्वारा चुन करके गोपाल का मतलब पाल वंश का यहाँ पर हेड बनाया गया था। आते कब है, तो जैसे ही हर्षवर्धन का विघटन होता है, हर्षवर्धन के शासन का साम्राज्य का 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय होता है। गोपाल के बाद उनका पुत्र आता है धर्मपाल, जो कि एक बहुत प्रतापी राजा है और वो सिंहासन पर बैठता है। कन्नौज पर आक्रमण करके चक्रा युद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त कर देता है और उत्तरापद स्वामिन की उपाधि लेता है। तो पहले प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि कौन सा पाल वंश का ऐसा शासक है जो कि उत्तरापद स्वामिन की उपाधि लेता है, तो वो है धर्मपाल। धर्मपाल ही आगे चल करके विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाएगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी है। वो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी और सोमपुर महाविहार की स्थापना करता है। तो दो काम करता है, पहले तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाता है और सोमपुर विहार, बेटर होगा कि हम लोग ये वाला विहार यूज करें। ठीक है, सोमपुर विहार की स्थापना करता है। धर्मपाल के बाद देवपाल आता है। शासनकाल में देवपाल के समय ही अरब यात्री सुलेमान भारत आता था। अगर कभी प्रश्न पूछेगा कि सुलेमान किसके समय में भारत आया था, तो याद रखिएगा कि देवपाल जो कि पाल वंश का एक ठीक ठाक राजा है, बहुत प्रतापी तो नहीं है क्योंकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं मिलेगा। जावा के शासक बलपुत्र देव के आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में विहार हेतु 5 गांव अनुदान में दिए। तो ये भी है कि 5 गांव दान में देता है। जावा का शासक बालपुत्र देव कहता है कि नालंदा में विहार बनाना है, तो उसके लिए देवपाल जो है 5 गांव वहाँ पर दे देते हैं। फिर आते हैं महिपाल। उनके शासनकाल में चोल शासक राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया और यहाँ पराजित किया। तो राजेंद्र चोल का समकालीन कौन है, तो महिपाल है। ये भी याद रखना है कि राजेंद्र चोल का समकालीन या कंटेम्प्रेरी रूलर कौन है, तो वो है यहाँ पर महिपाल। आगे बात आती है, महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। तो अगर प्रश्न ये पूछ ले कहीं पर कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन है, तो घबरा नहीं जाना है, याद रखना है कि महिपाल पाल वंश का द्वितीय संस्थापक है। बौद्ध विद्वान शांतरक्षित और अतीश दीपांकर पाल वंश के शासनकाल में ही तिब्बत गए थे। तो ये भी याद रखना है कि तिब्बत जाने वाले अतीश दीपांकर और शांतरक्षित ये दोनों पाल वंश के ही शासनकाल में गए हुए थे। आगे की चीज़ें देखते हैं। बंगाल में सेन वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ नामक स्थान पर की थी।
तो स्थान का नाम याद रखिए और सामंत सेन का नाम याद रखिए। सामंत सेन का उत्तराधिकारी था विजय सेन। इसमें लक्ष्मण सेन सबसे प्रतापी राजा है। श्री हर्ष नामक कवि ने उसकी प्रशंसा में विजय प्रशस्ति काव्य की रचना की है। तो विजय सेन की बड़ाई करने में या उसकी प्रशस्ति करने में विजय प्रशस्ति काव्य की रचना हुई है। और किया किसने है? तो हर्ष नामक कवि ने किया है। बल्लाल सेन विजय सेन का उत्तराधिकारी था। बल्लाल सेन को बंगाल में जाति प्रथा, कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय जाता है। तो याद रखेंगे, बल्लाल देव नहीं, बल्लाल सेन बंगाल में जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय उसको जाता है। बल्लाल सेन ने दान सागर ग्रंथ की रचना किया और अद्भुत सागर की रचना को प्रारंभ किया, लेकिन उसको पूर्ण नहीं कर पाया। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किस व्यक्ति ने अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना तो शुरू की परंतु उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। तो आप बताएंगे कि बंगाल में शासन करने वाले सेन वंशीय बल्लाल सेन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कारनामा करने की कोशिश की परंतु कंप्लीट नहीं कर पाए। बल्लाल सेन ने गौडेश्वर, निःशंक शंकर, परम माहेश्वर की उपाधियां धारण की। तो बिहार पीसीएस के हिसाब से ये भी तीनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी आता है लक्ष्मण सेन, जिसने सेन संवत भी चलाया है वहाँ पर। तो उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन है। अन्य राजधानी लक्ष्मणवती या लखनौती की स्थापना भी करता है ये। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था। सन 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लखनौती पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। और ये बख्तियार खिलजी वही व्यक्ति है जो कि नालंदा को पूरी तरह नष्ट करेगा और जला देगा। ठीक है। लक्ष्मण सेन ने बल्लाल सेन द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर को पूरा किया। श्रीधर उसका दरबारी कवि था। तो याद रखेंगे कि श्रीधर किसका दरबारी कवि था? तो लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। पवन दूत के लेखक धोई थे। ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हला युद्ध निवास करते थे। लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण की और लक्ष्मण संवत का प्रारंभ भी किया। अब यहाँ पर कुछ स्थान, राजवंश, प्रमुख शासक और उपलब्धि के बारे में दिया हुआ है। तो इस टेबल को भी हम लोग पढ़ लेंगे, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा अभी मैं उसके लिए अवेलेबल कराऊंगा, वो अपने इसको स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं पहले ही अवेलेबल करा दे रहा हूँ। ठीक है, बड़े आराम से अब आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ ले लिए होंगे। अब चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए क्या पढ़ना है इसमें मित्रों कि कन्नौज में किसका राजवंश था? तो मौखरी वंश था। मौखरी वंश में वर्मा लोग थे। तो कौन कौन था? हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा। इन्होंने हूणों को पराजित किया, ये इनकी उपलब्धि थी। याद रखेंगे, कन्नौज का मौखरी शासक हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा हूणों को पराजित करने का कार्य किए। थानेश्वर में पुष्यभूति वंश था। पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन विशाल राज्य स्थापित किया, बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। और वेनसांग जो है इन्हीं के समय में आया था। ये भी पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, अगला है वल्लभी। वल्लभी जो स्थान है वो गुजरात में पड़ेगा। वहाँ पर मैत्रक वंश था, जिसमें भट्टार्क, धरसेन, ध्रुवसेन प्रथम, धरनपट्ट, गुहसेन, शिलादित्य प्रथम इत्यादि लोग शासन किए। गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वल्लभी के मैत्रक थे। फिर आता है बंगाल के चंद या गौड़। शशांक इसका शासक था। गौड़ वंशीय शासक शशांक था। थानेश्वर और कन्नौज शासकों से इसकी शत्रुता थी। इसी कारण शशांक और हर्षवर्धन की या फिर उनके पूर्व जो भी उसके पहले बैठे थे राज्यवर्धन या पुष्यभूति या उनके बाद के लोगों से बराबर लड़ाई चलती रही गौड़ वंशों की। और अंततः हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। मगध की बात करें तो परवर्ती गुप्त यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर महासेन गुप्त, देवगुप्त, आदित्य सेन इत्यादि जो है शासन करते हैं। और मखोरियों से, मौखरी वंशों से इनकी प्रतिद्वंदिता जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो मौखरी वंश से ये लोग प्रतिद्वंदिता रखते हैं। अब आते हैं हम लोग मध्यकालीन बिहार में। यहाँ पर बिहार में प्रमुख अभिलेखों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख, तो किसने लिखवाया था बोधगया अभिलेख? तो बुद्ध सेन ने लिखवाया था बोधगया अभिलेख। नाम याद रखेंगे कि बोधगया अभिलेख की रचना किसने की? तो बुद्ध सेन ने की। बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख है। संग्राम गुप्त का पंचो ताम्रपत्र अभिलेख है। संग्राम गुप्त एक व्यक्ति हैं जिनका लिखा हुआ पंचो ताम्रपत्र अभिलेख है। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनी बन अभिलेख, तो ये मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बेनी बन अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक का, MBT का। फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख। खड़गपुर यानी कि मुंगेर के राजा का अभिलेख। भाभुआ में शेर शाह का अभिलेख। ठीक है, तो भाभुआ जो स्थान है वहाँ पर शेर शाह का अभिलेख मिलता है।
और खारवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख मिलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। बुद्धसेन का बोध गया, बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंचो ताम्रपत्र अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख, फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख, खड़गपुर के राजा का अभिलेख, भभुआ का शेर शाह का अभिलेख, खरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख। ठीक है, बिहार में तुर्क शासन के बारे में यहाँ पर कुछ बातें दी हुई हैं, वो भी देख लेते हैं कि बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो बख्तियार खलजी था, जिसने 1202 ईस्वी में यहाँ पर विजेता मतलब क्षेत्रों को विजित किया। साथ ही में सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला भी यही व्यक्ति निकलेगा। बख्तियारपुर शहर का संस्थापक बख्तियार खलजी को ही माना जाता है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अगला है कि बख्तियार खलजी की महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार की विजय थी। तारानाथ के अनुसार उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी ने जयपुर, जिसे जयनगर भी कहा जाता था, कि गुप्त राजाओं को भी पराजित किया और मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खलजी ने की थी। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या पता कहीं भूले बिसरे ये पॉइंट पूछ ले कि बख्तियार खलजी जिसने सब कुछ नष्ट कर रहा था उसको किसने नष्ट किया था। तो अली मर्दान खलजी ने इनको मारा था। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने बिहार के शासक हिसामुद्दीन इवाज को राजमहल की पहाड़ियों में हरा दिया था। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि बिहार में प्रथम सूबेदार इल्तुतमिश ने किसको नियुक्त किया, तो नियुक्त किया था मलिक अलाउद्दीन जानी को। सैफुद्दीन ऐबक और तुर्गान खां भी इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त सूबेदार थे। सन 1279 में बंगाल में तुगरिल खां ने विरोध किया था, जिसका दमन बलबन ने किया था। तो ये पूछता है कि तुगरिल विरोध या तुगरिल विद्रोह, ठीक है ना, कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा ये बंगाल में हुआ था। तुगरिल विद्रोह कब हुआ था, 1279 में, और बलबन ने किया था। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तुगरिल रिवोल्ट बंगाल 1279। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में दरभंगा के राजा सक्र सिंह के विरुद्ध शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा, जिसमें सक्र सिंह पराजित होता है। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी 1297 के आसपास दरभंगा के इलाके में एक छोटी लड़ाई लड़ रहा है, यानी कि सक्र सिंह के विरुद्ध मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में कोई सैन्य अभियान भेज रहा है। बात आती है गयासुद्दीन तुगलक की 1324 ईस्वी की। तो वहाँ पर बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक है, इनका नाम है हरि सिंह, उनको हरा देता है। यानी कि ये गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से वापस आ रहा है, लेकिन कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह कहीं मिल जा रहे हैं उससे, तो उनको भी हरा देता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार मज्दुल मुल्क था। अब देखिए छोटा प्रश्न है, कहने के लिए छोटा प्रश्न है, लेकिन अगर पूछ लेगा तो बहुत ही समस्या हो जाएगी। तो इसलिए इस तरह के पॉइंट को कभी गलत नहीं करना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का जो सूबेदार है उसका नाम है मजदुल मुल्क, मजदूर नहीं, मजदुल मुल्क। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया गया। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक का एक सिक्का भी प्राप्त हुआ है। 1394 में नसीरुद्दीन महमूद द्वारा ख्वाजा जहाँ को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो नसीरुद्दीन महमूद ने ख्वाजा जहाँ को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वन लाइनर में अगर प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं करना है। लोदी शासनकाल में सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो दरिया खां नुहानी बिहार का सूबेदार बना था लोदी, सिकंदर लोदी के काल में। सूफी संत हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी ने मनेरी के मलफूजात और मनाकिबुल असफिया से बिहार में तुगलक शासन की जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा सूफी संत हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी के मलफूजात एक बुक है और मनाकिबुल असफिया, इससे तुगलक शासन की जानकारी मिलती है। बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित मलिक बया का मकबरा तुगलक कालीन स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है, जिसका आकर्षण इसका गुंबद है। बिहार शरीफ वाला भी जान जाइए कि बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित मलिक बया का मकबरा है, जो तुगलक कालीन स्थापत्य का एक सुंदर नमूना बताया जाता है, जिसका आकर्षण इसका गुंबद है। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं मिथिला का कर्नाट शासक, ठीक है, यानी कि कर्नाट वंश के बारे में देख रहे हैं, मिथिला में जो शासन करते थे। मिथिला वर्तमान में तिरहुत का क्षेत्र, वहाँ पर नन्य देव ने कर्नाट वंश की स्थापना की। तो किसने स्थापना की ये याद रखना है। और इन्होंने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि भी धारण की।
कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव के शासनकाल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। ये चीज़ याद रखिएगा, कर्नाट वंश का ही शासन था जब बख्तियार खिलजी 1202 में बिहार पर आक्रमण करता है। शासन कौन कर रहा था? तो नरसिंह देव कर रहे थे। हरि सिंह देव के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ, जिसमें हरि सिंह देव नेपाल पलायन कर गए। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक जब आया था तो हरि सिंह देव वहाँ पर शासन कर रहे थे। हरि सिंह देव के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। तो पंजी प्रबंध का विकास, अगर प्रश्न ये पूछता है कि किसके समय में हुआ, तो आपको बताना है कि हरि सिंह देव के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ। बिहार में चेरो राजवंश, ये वो चेर नहीं है जो कि केरल में था, ये चेरो राजवंश है। ठीक है, तो कहता है कि पाल वंश का पतन हुआ तो इसके बाद बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय होता है। इसमें चेरो राजवंश प्रमुख था। कौन सा राजवंश? चेरो राजवंश। चेरो राजवंश ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू, इस सभी जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी। 1611 में उज्जैनों तथा चेरो राजाओं के मध्य में युद्ध हुआ, जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजयी हुए। चेरो राजा फूलचंद को जगदीशपुर के मेले का आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। तो जगदीशपुर के मेले को आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? चेरो राजा फूलचंद को। मोदिनी राय पलामू क्षेत्र में चेरो का प्रमुख राजा था। 1660 ईस्वी में चेरो राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब बिहार में अफगानों ने भी शासन किया, उनके बारे में भी देख लेते हैं कि शेर शाह, जिसको फरीद खां बोलते हैं, शेर खान भी बोलते हैं, शेर शाह सूरी जो पूरा नाम है, बिहार में सासाराम के जागीरदार हसन खान सूर का पुत्र था, जिसे बिहार खां की शेर से रक्षा करने के कारण शेर खान की उपाधि हुई थी। ठीक है, तो बहार खान एक व्यक्ति है, उनकी शेर से इसने रक्षा की थी, इसी कारण शेर खान की उपाधि दी गई थी। 1534 में शेर खान ने या शेर शाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासन गियासुद्दीन महमूद को हराया था। तो सूरजगढ़ का युद्ध याद रखेंगे, 1534 में हुआ था शेर शाह और गियासुद्दीन महमूद के बीच में, जिसमें गियासुद्दीन महमूद हार गया था। 26 जून 1539 को शेर शाह ने चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को परास्त करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा। तो दूसरा युद्ध इंपॉर्टेंट ही इस समय हुआ 1539 26 जून को। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह ने आगरा में विधिवत राज्याभिषेक भी कराया। शेर शाह ने डाक प्रथा स्टार्ट की और ग्रांड ट्रंक रोड बनाया। ठीक है, तो ये रोड आज भी प्रचलित है, आज भी जानी जाती है। मारवाड़ अभियान के दौरान शेर शाह ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। ठीक है, अगला देखते हैं इससे संबंधित कि शेर शाह ने भूमि के लिए सिकंदरी गज या गजे सिकंदरी एवं सन की डंडी 32 अंक होते थे, जिसमें उसका प्रयोग किया। कबूलियत और पट्टा प्रथा भी शुरू की। शेर शाह ने चांदी का रुपया चलाया, तांबे का दाम चलाया। चांदी का रुपया और तांबे के दाम में 1:64 का अनुपात था, यानी कि 1 चांदी का रुपया 64 तांबे के दाम के इक्वल होता था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, जिसका निर्माण कार्य आरंभ शेर शाह ने कराया था, लेकिन इसको पूरा इस्लाम शाह ने किया। शेर शाह द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों का नाम है, जिसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। पहला है सूरजगढ़ की लड़ाई, जिसमें महमूद खान को पराजित करता है 1534 ईस्वी में। चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में, जून के महीने में। बक्सर के समीप चौसा स्थित है और शेर शाह और हुमायूं के बीच होता है। शेर शाह ने इसमें हुमायूं को हराया, साथ ही शेर शाह की उपाधि भी धारण की और यहाँ से हुमायूं भाग करके ईरान में शरण लेता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में, जहाँ पर हुमायूं को हराने के बाद बाकायदा राज्याभिषेक करता है शेर शाह आगरा में जाकर के। ठीक है, और पटना को इसी समय बिहार की फिर से राजधानी बनाता है 1541 में। शेर शाह चांदी का रुपया 178 ग्रेन का और तांबे का दाम 380 ग्रेन का प्रचलन शुरू किया था। कलिंजर का युद्ध होता है लास्ट में 1545 ईस्वी में। इसमें शेर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो है इस्लाम शाह गद्दी पर बैठता है। अकबर कालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार। तो अकबर का कार्यकाल अब शुरू हो रहा है कि खाने खानम मुनीम खान। ठीक है, खाने खाना वो अलग है और खाने खाना मुनीम खान ये बिहार के सूबेदार हैं। राजा मान सिंह ये भी बिहार के सूबेदार हैं। सईद खां ये भी बिहार के सूबेदार हैं। मुजफ्फर खान ये भी हैं। खाने आज़म मिर्ज़ा अजीज़ कोका ये भी हैं और असद खान ये भी बिहार के सूबेदार हैं। तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि पहले हैं खाने खाना मुनीम खान, राजा मान सिंह, सईद खान, मुजफ्फर खान, खाने आज़म मिर्ज़ा अजीज़ कोका और असद खान। जहांगीर काल के सूबेदार को देखेंगे तो 1605 में बाज बहादुर है, लाल बेग के नाम से जाने जाते हैं। 1607 में इस्माइल खान है।
1608 में अफजल खान है, इसको अब्दुल रहमान भी कहा जाता है। 1613 में जफ़र खान है। 1615 में इब्राहिम खान काकर हैं। 17 में कुली खान द्वितीय हैं। आगे आप मुकर्रब खान को देखेंगे। 1618 में, 21 में शहजादा परवेज़, 1622 में खाने दुर्रान जिसको बैरम बेग भी बोल रहे हैं, 1626 में मिर्ज़ा रुस्तम सफ़ागवी, 1627 में खाने आलम और सैफ खान 1628 में। बिहार में सिख धर्म का प्रचलन कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, आगे देखते हैं कि सिख धर्म जो है बिहार में बहुत पुराना संबंध सिख धर्म से रहा है। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा अनेक विद्वानों ने की है। मतलब जब उनको राजमहल की पहाड़ियों पर या राजमहल जाना था तो कहलगांव, भागलपुर, मुंगेर, पटना, राजगीर, गया होते हुए वो गए। इन क्षेत्रों में धर्म का प्रचार प्रसार भी किया, अनेक शिष्य भी बनाए। सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर का बिहार में पदार्पण 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। वे सासाराम और गया से होते हुए पटना पहुंचे थे। पटना प्रवास के दिनों में ही उन्हें असम की ओर से प्रस्थान करना पड़ा, यानी कि असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्हें सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी पड़ी थी। इसलिए अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद के पास पटना में ही छोड़ गए थे। इसके कुछ समय बाद ही पटना में 22 दिसंबर 1966 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जो आगे चल के सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह बने। तो एक चीज़ और याद रखनी है कि पटना में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी होता है। तो कहीं ना कहीं बिहार की धरती से सिख धर्म का जो अटैचमेंट है वो बहुत गहरा है। 4.5 वर्ष के गुरु गोविंद सिंह पटना को छोड़कर अपने पिता की आज्ञा और पंजाब में आनंदपुर के लिए चले गए। गुरुपद ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपने मसंद यानी कि धार्मिक प्रतिनिधि बिहार भेजे। आगे चलकर इन्होंने मसंद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो मसंद व्यवस्था को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, तो श्री गुरु गोविंद सिंह को जाता है। सत्रह सौ आठ में गुरु की मृत्यु के उपरांत इनकी पत्नी माता साहिब देवी के प्रति भी बिहारी सिखों ने काफ़ी सहयोगात्मक रुख रखा। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। 31 दिसंबर 2016 से 5 जनवरी 2017 तक के बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह के 350वें जन्मोत्सव यानी कि प्रकाश पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों सिख श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया था। बिहार में यूरोपीय कंपनियां, तो अब देश में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा है और वहाँ पर आधुनिक बिहार के बारे में इस यूरोपीय कंपनी के आगमन के बाद की स्थिति देखते हैं। पुर्तगाली फैक्ट्री सूती वस्त्र उत्पाद के लिए 17वीं सदी के पूर्वार्ध में यानी कि लेटर हाफ में लगी, यानी कि 1650 के बाद की बात होती है। डच नीदरलैंड की फैक्ट्री 1632 में यहाँ पर लगी, जो कि अनाज, शोरा, सूती वस्त्र उत्पाद के लिए जानी जाती थी। ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में यहाँ पर लगाई गई और डेन फैक्ट्री 1774 में लगाई गई। ब्रिटिश फैक्ट्री जो लगाई गई वो नील के साथ साथ सूती वस्त्र के लिए जानी जाती थी। तो नील का उत्पादन जो है ब्रिटिश फैक्ट्री के माध्यम से हो रहा है, ये चीज़ देखनी है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं प्रमुख जनजातीय विद्रोह जो कि बिहार से संबंधित है। जैसे नोनिया विद्रोह एक होता है, 1770 से लेकर के 1800 के मध्य में हुआ ये विद्रोह बिहार के मुख्य शोरा अथवा सोडा उत्पादक केंद्र जो कि हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में था, वहाँ पर होता है। तो याद रखना है कि नोनिया विद्रोह शोरा या सोडा उत्पादक केंद्रों पर हुआ था 1770 से 1800 के मध्य। तमाड़ विद्रोह 1789 से 1832 के मध्य छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ ये विद्रोह होता है। शोषण के खिलाफ विद्रोह होता है जिसकी शुरुआत होने के बाद 1832 तक ये चलता रहता है। इस विद्रोह को अंततः अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया जाता है। चेरो विद्रोह 1771-72 के आसपास होता है। पलामू शासक चिरंजीत राय और उसके दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी के देवेदार गोपाल राम की ओर से लड़ रहे अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह कर दिया, जिसे चेरो विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। कोल विद्रोह इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। यह विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह है। साथ में मुंडो का विद्रोह जो था, जिसमें हो, उरांव और अन्य जनजातियों के लोग भी शामिल थे, इस विद्रोह से जुड़ा हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धो भगत, विंद राय, सिंह राय और सुरगा मुंडा थे। भूमिज विद्रोह 1832-33 में होने वाला भूमिज विद्रोह वीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी लगान व्यवस्था थी,
इसका प्रभाव वीरभूम और सिंहभू दोनों ही स्थानों में था। अगला विद्रोह जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, संथाल विद्रोह अपने आप में काफ़ी पावरफुल विद्रोह था। संथाल विद्रोह 1855-56 में था, जिसने संथालों की जीवन रेखा बदल करके रख दी। संथाल विद्रोह भागलपुर जिले के राजमहल के भगनीडीह से 30 जून 1855 को स्टार्ट होता है, जिसमें 4 सहोदर भाई थे जिनका नाम था सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव। ये इनका प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक था। इसको दबाने का काम कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया है। एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये चारों भाई मुर्मू संप्रदाय के थे, जिसकी आज द्रौपदी मुर्मू भी एक हमारी राष्ट्रपति बनी हुई है, इसी संप्रदाय से ताल्लुकात रखती हैं। लोटा विद्रोह 1856 में होने वाला, 57 के जस्ट पहले होने वाला लोटा विद्रोह था। क्रांति के 1 साल पूर्व मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा के लिए किया गया था। प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसके बाद वहाँ के कैदियों ने विद्रोह कर दिया। इसे लोटा विद्रोह के नाम से जानते हैं। अगला आता है मुंडा विद्रोह। 1899-1900 के आसपास हुआ मुंडा विद्रोह भी बहुत एक असरदार विद्रोह था, झारखंड की मिट्टी पर हुआ। यह विद्रोह के मुख्य प्रवर्तक बिरसा मुंडा थे। मुंडा जनजाति सबसे संगठित था, विस्तृत थी। इस विद्रोह को उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी जाती है। मुंडा विद्रोह का उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। यह आंदोलन सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल की सजा दी गई और बाद में हैजा रोग के कारण सन 1909 जून को उनकी मृत्यु हो गई। अब बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा वहां पर लगाई गई है। अगला विद्रोह देखते हैं। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती आबा का अवतार मानते थे। वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता था। ताना भगत आंदोलन 1914। इस आंदोलन का शुभारंभ अप्रैल 1914 को गुमला जिले के विशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम में हुआ था। 1914 में गुमला जिले के विशनपुर प्रखंड के टोली ग्राम में हुआ था और उरांव जनजाति के द्वारा यह आरंभ किया गया था। इस आंदोलन ने अपनी शुरुआती चरण में कुरुख धर्म यानी कि उरांव का जो मूल धर्म था उसके नाम से जाना गया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जतरा भगत थे, नाम याद रखिएगा। उसने उरांव में धार्मिक सुधार संबंधी कार्यों पर जोर दिया और सिर्फ धर्मेश यानी कि उरांव के देवता की आराधना पर बल दिया। याद रखिएगा, जतरा भगत ने कहा कि आप सिर्फ धर्मेश की पूजा करेंगे यानी कि उरांव के देवता की आराधना करेंगे। साथ ही पशु बलि, मांस, मदिरा, कुरीति के त्याग पर भी उसने बल दिया था। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे यानी कि बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। उसने दिकुओं यानी कि बाहरी लोगों के यहाँ मजदूरी ना करने का अभियान चलाया, जिसमें 1916 में उन्हें जेल में कैद कर दिया गया और अंत में इनको मृत्यु हो गई। प्रायः आदिवासियों में जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है। अन्य प्रमुख जनजातीय आंदोलन हम लोग एक टेबल के माध्यम से पढ़ लेंगे। जैसे चेरो विद्रोह 1771-72 में जयनाथ सिंह नेता के नेतृत्व में हुआ। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ, बुद्धो भगत, विंदराय, सिंगराय, सुरगा मुंडा। भूमिज विद्रोह 1832-33 में हुआ, गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव। 1874 में खरवार आंदोलन हुआ भागीरथ मांझी के देखरेख में। इसको हमने नहीं पढ़ा था, इसको मैं टिक कर दे रहा हूँ अलग से। 1899-1900 में मुंडा विद्रोह हुआ बिरसा मुंडा के देखने में और 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ जतरा भगत के नेतृत्व में। अगला आता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह एक देख लेते हैं कि संथाल विद्रोह जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध या खिलाफ विद्रोह था। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथालों की थी। संथाल विद्रोह का प्रभाव भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक विस्तृत था, जिसे दामिने कोह यानी कि पहाड़ियों का राज के नाम से जाना जाता था। बेसिकली अंग्रेजों ने दामिने कोह नाम का एक एरिया बना दिया था। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे क्लास 10th ऑनवर्ड्स तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। अगला आता है साफा होड़ आंदोलन। साफा होड़ आंदोलन का आरंभ 1874-75 में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व लाल हेम्ब्रम कर रहे थे, तो याद रखिएगा जिनको लाल बाबा भी कहा जाता था। ये खरवार आंदोलन की एक शाखा थी जिसमें चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया गया था, तो इसको बोला जाता है साफा होड़ आंदोलन। लाल बाबा। आइए
अगला देखते हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य जो कि बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छपरा में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया था। ठीक है, कहाँ पर किया था? छपरा में किया था, मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में। 32वीं NI की 2 कंपनियों ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया था। वजीरगंज जो कि गया में पड़ता है, खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह 3 जुलाई 1857 में हुआ। मुजफ्फरपुर में विद्रोह 25 जुलाई 1857 को हुआ। तो एक बार फिर से ये टर्म्स देख लेंगे। 1857 के विद्रोह में कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ? तो छपरा में हुआ, जहाँ पर मोहम्मद हुसैन खान थे। 32वीं NI की 2 कंपनियों ने किया, नेटिव इन्फेंट्री बोलते हैं NI का मतलब। भागलपुर में अक्टूबर के महीने में 9 अक्टूबर 1857 को। वजीरगंज गया में खुशहाल सिंह ने नेतृत्व किया। पटना में 3 जुलाई 1857 को हुआ। वहीं मुजफ्फरपुर में विद्रोह की शुरुआत 25 जुलाई 1857 को हुई। तो जो भी कांग्रेस के अधिवेशन से पहले बिहार में जो भी बिहार में जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, उनका यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से हम लोग सिलसिलेवार क्रम देख लेते हैं कि जैसे 1912 में जो 27वां अधिवेशन था बांकीपुर में हो रहा था, पटना में, जिसमें रंगनाथ माधोलकर अध्यक्ष बने थे। तो ये प्रश्न पूछा भी गया था। 27वां अधिवेशन है 1912 में, बांकीपुर में रंगनाथ माधोलकर यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। 1922 में हुआ था फिर 37वां अधिवेशन गया में, जिसमें देशबंधु चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने थे। 1940 में फिर से हुआ, जहां पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने। रामगढ़ में हुआ था, 53वां अधिवेशन था। और फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लॉन्गेस्ट टर्म तक सर्व करने वाले जो है अध्यक्ष बन जाते हैं, क्योंकि 46 तक फिर अधिवेशन नहीं हुए। तो 1912, 22 और 40 ये 3 अधिवेशन बिहार के खाते में जाते हैं, जो कि क्रमशः बांकीपुर, गया और रामगढ़ में होते हैं। और रंगनाथ माधोलकर, देशबंधु चित्तरंजन दास और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। और क्रम इसका 27वां, 37वां और 53वां था। फिर बिहार में किसान सम्मेलन की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिन्होंने हुंकार नामक पत्रिका भी निकाली है। तो इनका किसी भी किसान आंदोलन में एक योगदान है, लेकिन बिहार में जो किसान आंदोलन है उसमें कुछ ज़्यादा ही योगदान इनका रहता है। तो बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में संपन्न हुआ। तो ये डेट बिल्कुल याद कर लेंगे, 17 नवंबर 1929 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? 29-30 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ। ठीक है, तो गया में संपन्न किया गया था। इस सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी अपने भाई के साथ भाग लिया था। तीसरा, यह सम्मेलन हाजीपुर में 26-27 नवंबर 1935 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव जो है किस सम्मेलन में आया था? तो तीसरा किसान सम्मेलन, जो कि हाजीपुर में 26-27 नवंबर 1935 को संपन्न हुआ, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। बिहार के किसानों से जुड़ी प्रथाएं। खुटकट्टी प्रथा। क्या है खुटकट्टी प्रथा? तो मुंडा जनजातियों में प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन द्वारा इस प्रथा में हस्तक्षेप के कारण मुंडा विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, तो क्या है? जनजातियों में प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था है, जिसका नाम है खुटकट्टी प्रथा। अगला है कमियोटी प्रथा। बिहार और उड़ीसा में प्रचलित थी यह प्रथा। इसके अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। इसको कमियोटी प्रथा कहते थे। तिनकठिया प्रथा चंपारण क्षेत्र में लागू था। अंग्रेज बगान मालिकों द्वारा इस प्रथा को लागू किया गया था। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 3/20 मतलब 20 में से 3 पोर्शन पर, यानी कि 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसको बोलते हैं तिनकठिया पद्धति। आगे देखते हैं और कौन कौन सी प्रथाएं हैं। क्या कुछ और दिया हुआ है? तो नहीं दिया है, सीधे आ गया है चंपारण आंदोलन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चंपारण आंदोलन बिहार के परिदृश्य से अगर देखा जाए तो, दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राजकुमार शुक्ल एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। राजकुमार शुक्ल और एक लोग हैं ब्रजकिशोर प्रसाद। ये दोनों लोग मतलब हेल्प करते हैं, परस्यू करते हैं गांधी जी को, और गांधी जी को 1917 में पटना और मुजफ्फरपुर के रास्ते चंपारण लेकर के आते हैं। नाम है राजकुमार शुक्ल और दूसरे हैं ब्रजकिशोर प्रसाद।
ठीक है। तो ये लोग जो है गांधी जी को पटना और मुजफ्फरपुर के रास्ते चंपारण लेकर के आते हैं। 1917 का चंपारण सत्याग्रह बगान मालिकों द्वारा प्रयुक्त तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। एक अहिंसक आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर लोगों के विश्वास को सुदृढ़ कर दिया था। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह, महजरूल हक इत्यादि थे। कई बार प्रश्न पूछता है कि कौन नहीं था, तो ध्यान देना है कि ये सारे नाम आपको याद होने ही होने चाहिए। गांधी जी ने चंपारण के बड़हरवा लखन सेन गांव में पहला स्कूल स्थापित किया था। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने चंपारण में कहाँ पर पहला स्कूल स्थापित किया था, तो याद रखेंगे बड़हरवा लखन सेन गांव में। चलते हैं थोड़ा सा असहयोग आंदोलन का पोर्शन देख लेते हैं कि बिहार में क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ये बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में, ये बिहार प्रांतीय सम्मेलन था, इसका 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अगस्त 1920 में हुआ। इसमें राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग पर विशेष बल दिया। तो अगस्त 1920 में 12वां अधिवेशन भागलपुर में हो रहा था बिहार प्रांतीय सम्मेलन का। असहयोग संबंधी प्रस्ताव धरणीधर ने प्रस्तुत किया, जबकि शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम और गोरख प्रसाद ने इसका अनुमोदन किया। नवंबर 1920 के मध्य शाहाबाद के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। तो ये भी याद रखेंगे कि 1920 नवंबर में डुमराव में नशाबंदी आंदोलन शुरू होता है। नशाबंदी आंदोलन गांधी जी ने फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय और उसके भवन में बिहार विद्यापीठ को औपचारिक रूप से उद्घाटित किया, यानी कि उसका उद्घाटन किया फरवरी 1921 में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय। गांधी जी की बिहार यात्रा के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि गांधी जी की बिहार यात्रा पुरुलिया में सितंबर 1925 में 3 दिनों तक होने वाले बिहार प्रांतीय सम्मेलन में रही। जीरादेई में विश्राम करने के दौरान राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली होने के कारण इसे तीर्थ स्थान की संज्ञा दिया गया। अपने खादी भंडारों के कारण दरभंगा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थल बना। कौन सा जिला? तो दरभंगा जिला, ये भी याद रखेंगे। बिहार कौमी सेवक दल बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा 27 नवंबर 1921 की बैठक में बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई। एक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर था। इसमें निम्नलिखित सदस्य थे: दीप नारायण सिंह, महजरूल हक, डॉक्टर अरुणजय सहाय वर्मा और बाबू नारायण प्रसाद। ठीक है, केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई बिहार कौमी सेवक दल में। और कौमी सेवक दल की स्थापना अगर पूछा जाएगा तो 27 नवंबर 1921 की बैठक में किया गया। किया किसने था? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ था? तो मुजफ्फरपुर में इसका मुख्यालय था। और सदस्य दीप नारायण सिंह, महजरूल हक, डॉक्टर अरुणजय सहाय वर्मा और बाबू नारायण प्रसाद थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन के कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या किया था ये कार्यक्रम। नमक कानून का उल्लंघन किया, करबंदी आंदोलन किया, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम, विदेशी कपड़ा दुकानों पर धरना दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार किया गया। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन है वो है कि महिलाओं द्वारा शराब, करबंदी आंदोलन इत्यादि चीज़ें भी इसके अंतर्गत ही हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, बिहार में नमक सत्याग्रह का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई थी तथा राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। सर्वप्रथम चंपारण और सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। ठीक है, और पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ और पटना सिटी के मंगल तालाब के पास नखास पिंड स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। कौन सा स्थान था? तो पटना सिटी के मंगल तालाब के पास स्थित नखास पिंड। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर नंगी हड़ताल की। ठीक है, छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्रों को लेकर। बिहार में नमक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और स्थान कौन कौन है, एक बार इस पर भी गौर कर लेते हैं। चंपारण में बिपिन बिहारी वर्मा है, बरेजा में गिरीश तिवारी हैं, गोरिया कोठी में चंद्रिका सिंह है, हाजीपुर में भरत मिश्र हैं, पटना में अंबिका कांत सिंह हैं, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से हैं, लखीसराय से नंद कुमार सिंह हैं और दरभंगा से सत्यनारायण सिंह हैं। तो एक बार इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि चंपारण में जिसने नमक आंदोलन का लीड किया, चंपारण से वर्मा जी हैं, बिपिन बिहारी वर्मा, बरेजा से गिरीश तिवारी हैं, बरेजा गिरीश हमार करेजा, गोरिया कोठी से चंद्रिका सिंह है, हाजीपुर से भरत मिश्रा है,
पटना से अंबिका कांत सिंह है, मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह है, लखीसराय से नंद कुमार सिंह और दरभंगा से सत्यनारायण सिंह। इन लोगों ने इसको आंदोलन को आगे ले गया, नमक आंदोलन को। नखास पिंड आंदोलन क्या है? नखास पिंड नामक स्थान पटना जिले में है, जिसे नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। यह सभी अवज्ञा आंदोलन के दिनों में चर्चित था। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नखाट पिंड चलो का नारा गूंज उठा। यहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाते रहने का दृढ़ संकल्प लिया और पुलिस के जुल्म के आगे कभी नहीं झुके। 16 अप्रैल 1930 को सर्चलाइट के मैनेजर और पटना कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था पटना के नखास पिंड नामक स्थान की ओर नमक कानून भंग करने के लिए चला, परंतु पुलिस द्वारा इसे रास्ते में रोककर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच दूसरी तरफ से कुछ जत्थे नखास पिंड पहुंच गए और नमक बनाकर कानून को भंग किया। इस नमक आंदोलन में बिहार के अनेक प्रमुख नेताओं ने भाग लिया, जिसमें प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जीबी कृपलानी इत्यादि प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं कि गांधी की लाठी। बिहार में भूकंप पीड़ितों की सहायता पर निकले महात्मा गांधी 3 अप्रैल 1934 को जब मुंगेर जिले के घोरघट गांव पहुंचे तो वहां लोगों ने से दुनिया में प्रसिद्ध मुंगेरी लाठी के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। जानने के लिए इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीका का प्रवास के दौरान गांधी जी ने मुंगेर में निर्मित पीतल की मूठ वाली लाठी हंटर की खूब चर्चा सुन रखी थी, जिसका इस्तेमाल अक्सर ब्रितानी फौज वाले अफसर करते थे। लाठी में गांधी जी की गहरी दिलचस्पी देखकर घोरघाट गांव के लोगों ने कांग्रेस के एक युवा क्रांतिकारी अगरजीत पासवान के सामूहिक नेतृत्व में उपहार के तौर पर बापू के हाथ में एक लाठी सौंपी, जो आजीवन बापू के साथ रही। तो कहाँ की लाठी थी? लाठी थी मुंगेर की और घोरघट गांव की लाठी। उसी अवसर पर गांधी जी ने एक राज की बात बताते हुए कहा था कि घोरघट में निर्मित लाठी के हंटर से अंग्रेजों द्वारा कम से कम 2 बार उनकी भी पिटाई हो चुकी है। ठीक है। कालांतर में लाठी प्रसंग पर भारतीय डाक विभाग ने एक टिकट भी जारी किया। घोरघट गांव में आज भी हर साल गांधी के आगमन दिवस पर लाठी महोत्सव का सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है। मुंगेरी लाठी या चूने, खल्ली और विशेष रसायनों को लेप से आग में सेक कर पीतल की मूठ वाली हंटर नुमा लाठी बनाई जाती थी। उस समय अंग्रेजों ने मुंगेर में निर्मित लाठियों का कारोबार सरहद पार तक फैला दिया था। इसका व्यापार ब्रिटेन, अफगानिस्तान, भूटान, दक्षिण अफ्रीका समेत ब्रितानी हुकूमत करने वाले सभी मुल्कों में था। अंग्रेज यहाँ की बनी लाठी को हंटर के रूप में प्रयोग कर स्वतंत्रता सेनानियों का दमन करने के लिए उपयोग करते थे। ठीक है। मुंगेर की लाठी। 5 रुपए का गांधी ऑटोग्राफ देख लेते हैं। 15 जनवरी 1934 को क्या हुआ कि बिहार में भूकंप आया था, तो उसमें त्रासदी हुई और 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें भागलपुर में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। तो कांग्रेस द्वारा पीड़ितों के लिए राहत कार्य जोर शोर से चलता जा रहा था। ऐसे राहत कार्य को देखते और पीड़ितों की सहायता के लिए गांधी जी सहरसा के बीहपुर होते हुए भागलपुर पहुंचे, जिसके बाद दीप नारायण सिंह के घर पर ठहरे। 3 अप्रैल को भागलपुर के लाजपत पार्क में गांधी जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राहत कार्य में सहयोग करने और भूकंप पीड़ितों की मदद करने की अपील करता हूं। सभा के दौरान कांग्रेस के स्वयं सेवक झोली फैलाकर लोगों से सहायता चंदा एकत्रित करने लगे। इस सभा में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गांधी जी का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इन लोगों को अपना ऑटोग्राफ 5-5 रुपए में बेचने का ऐलान कर दिया। फिर भी ऑटोग्राफ लेने वालों की कतार लग गई। इसके बाद ऑटोग्राफ से मिले पैसों को बापू ने वहां भूकंप पीड़ितों के लिए मदद के लिए सौंप दिया। तो ये कहानी थी। ठीक है। फिर आता है बिहार मंत्रिमंडल के प्रमुख सुधारात्मक कार्य। काश्तकारी व्यवस्था के तहत किसानों के राहत हेतु बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। स्वायत्तशासी संस्थाओं को अपने भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति मिली। अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा एवं संघों पर से प्रतिबंध की समाप्ति हुई। श्रमिकों के जीवन कार्य की स्थितियों की जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में श्रम जांच समिति का गठन हुआ। शैक्षणिक सुधार हेतु के टी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति का अध्यक्ष हुआ और मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी समिति का गठन किया गया। तो ये भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है। 3 समितियां बनी हैं। एक तो श्रमिकों के जीवन कार्य की स्थिति की जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में श्रम जांच समिति, के.टी. शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति और मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी समिति का गठन हुआ। फिर बात आती है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय की। तो देश के अन्य क्षेत्रों की तरह बिहार भी इस आंदोलन से अछूता नहीं रहा।
9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया। तो ये पूछा जाता है कि किस जेल में रखा गया, तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। श्री बलदेव सहाय को सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा देना पड़ा। श्री बलदेव सहाय, इन्होंने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया, बलदेव सहाय जी ने। ठीक है। 11 अगस्त के दिन विद्यार्थियों का एक जुलूस विधायिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश कर रहा था, तभी पटना के जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर पुलिस गोलीबारी में 7 छात्र मारे गए। तो याद रखेंगे 11 अगस्त, पहले तो डेट याद रखिए, विधायिका भवन पर झंडा फहराने की बात हो रही थी, तभी पटना जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर पुलिस गोलीबारी में 7 छात्र मारे गए। पटना सचिवालय गोलीकांड के 7 शहीद, 11 अगस्त 1942 की बात है ये। शहीद छात्र और निवासी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। शहीद छात्र रामानंद सिंह शहादत नगर निवासी के थे, राम गोविंद सिंह दशरथ पटना के थे, उमाकांत प्रसाद नरेंद्रपुर सारण के थे, गजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण के थे, सतीश प्रकाश झा खड़रहा भागलपुर के थे, और जगपति कुमार खरोड़ी औरंगाबाद के थे, और देवीपत चौधरी जमालपुर के थे। ये लोग शहीद हुए थे 11 अगस्त की सचिवालय गोलीकांड की घटना में। अगस्त क्रांति के दौरान बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन का ही दूसरा नाम है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। श्री कृष्ण सिंह को भी बांकीपुर जेल में, अनुग्रह नारायण को भी बांकीपुर जेल में, जबकि जेपी को हजारीबाग जेल में रखा गया था। ये पॉइंट याद रख लेंगे, जेपी को हजारी प्रसाद जेल में रखा गया था, हजारीबाग जेल में, और योगेंद्र शुक्ल को बक्सर जेल में रखा गया था। बिहार में किसान आंदोलन की बात करते हैं कि बिहार के मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा 1922-23 का गठन होता है। मोहम्मद जुबैर किसान सभा 1922-23 का गठन होता है। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है, जिसके सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त होते हैं। प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न होता है। दूसरा सम्मेलन 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न होता है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष स्वामी दयानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा बनते हैं। गंगा चरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में की गई थी। फिर एक बात है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कैसे हुई, ये देख लेते हैं। तो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया और पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई। अब है पटना गांधी मैदान का नामकरण। 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने दिल्ली में स्थित बिड़ला हाउस में गांधी जी की हत्या कर दी। इससे गांधी जी के प्रति पूरे बिहार में शोक की लहर फैल गई। उसी वर्ष गांधी जी के सम्मान में 15 अगस्त 1948 को स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ के समारोह के लिए बिहार सरकार के शासकीय आदेश में छपे आधिकारिक निमंत्रण पत्रों में पहली बार गांधी जी मैदान नाम का इस्तेमाल किया गया। पटना प्रशासन द्वारा जारी किए गए आमंत्रण पत्र में लिखा गया था, जिलाधिकारी पटना आग्रह करते हैं कि दीवान बहादुर राधा कृष्ण जालान 15 अगस्त रविवार सुबह 9 बजे गांधी मैदान बांकीपुर में उपस्थित होकर अनुग्रहित करें, जबकि बिहार के माननीय राज्यपाल स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ के अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे और सेना, पुलिस और होमगार्ड की एक संयुक्त परेड की सलामी लेंगे। अभिलेखीय दस्तावेजों के अनुसार अंडाकार आकार के इस मैदान को अब गांधी मैदान के नाम से जाना जाएगा। पहले इसे बांकीपुर मैदान या पटना लॉन कहा जाता था। यहाँ स्मरणीय है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने इस मैदान में कई बार सभा या सम्मेलन किया था। बिहार भौगोलिक संरचना एवं स्थिति, तो इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 1 घंटे का ये क्लास बना है और आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। शुरू करते हैं बिहार भौगोलिक स्थिति को देखना। नमस्कार, स्वागत है आपका। इसी में क्लास को कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लास को ख़त्म नहीं किया जाएगा। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक भू आविष्ठित राज्य है। इसके सीमा निर्धारण के क्रम में उत्तर में हम देखते हैं नेपाल स्थित है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल एवं झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यानी कि बिहार की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि बिहार के अगर पश्चिम में चलेंगे तो यूपी मिलेगा, पूर्व में चलेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर झारखंड मिल जाएगा नीचे के साइड में, और यहाँ पर बंगाल मिल जाएगा, वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं, उत्तर के साइड में नेपाल मिल जाएगा और दक्षिण के साइड में फिर से आपको झारखंड मिल जाएगा देखने को।
ठीक है। बिहार राज्य का भौगोलिक वितरण अगर देखा जाए तो 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड के आसपास है, यानी कि उत्तरी अक्षांश यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर की ओर चलेंगे तो 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री के मध्य बिहार राज्य नॉर्थ में फैला हुआ है। ये दोनों नॉर्थ का सिंबल है। और अगर ईस्ट वेस्ट की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर 83 डिग्री ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ग्रामीण क्षेत्रफल जिसमें 92,257 है और शहरी क्षेत्रफल 1905 है। ये अपडेटेड वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है, इससे नया कुछ भी नहीं है। अगर भारत के टोटल क्षेत्रफल के इसके एवरेज की बात की जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% क्षेत्र बिहार के अंतर्गत आता है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। ठीक है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र रूप में बिहार का राज्य 13वां हो जाता है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 है। इसका मतलब बिहार पूर्व से पश्चिम की ओर ज़्यादा परास में फैला है। समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 फीट है, यानी कि मीन सी लेवल से 173 फीट ऊंचा है, जबकि समुद्र तट इसके 200 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह गंगा हुगली नदी मार्ग से समुद्र से जुड़ा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना देश के 4 महानगरों दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई से दूरी क्रमशः 1001 किलोमीटर दिल्ली से, 533 किलोमीटर कोलकाता से, 1711 किलोमीटर मुंबई से और 2366 किलोमीटर चेन्नई से दूर है। बिहार के सीमावर्ती जिले नेपाल से लगने वाले बिहार के कुल जिलों की संख्या 7 है। तो ये प्रश्न में याद रखेंगे, बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे गए जिसमें पूछता है कि कुल नेपाल से कितने जिले लगते हैं। तो दक्षिणी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि बिहार के इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ नेपाल से लगते हैं। झारखंड से लगने वाले कुल जिलों की संख्या 8 है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर के साथ साथ कटिहार भी लगता है। उत्तर प्रदेश से 8 टोटल जिले लगते हैं बिहार के। इसमें पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास लगता है। पश्चिम बंगाल से मात्र 3 जिले कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज लगता है। इस प्रकार कुल अगर देखा जाए तो 8, 8, 16, 16, 16 के बाद 7 और 3, 10, 16, 10, 26 जिले जो है कहीं ना कहीं बिहार के टच होते हैं। बिहार के प्राकृतिक विभाजन को किया जाए तो टोटल 3 भाग में प्राकृतिक रूप से विभाजित किया सकता है। एक शिवालिक पर्वत श्रेणी और तराई क्षेत्र, दूसरा बिहार का मैदान और तीसरा दक्षिण का पठार। शिवालिक पर्वत श्रेणियों को 3 उपभागों में बांटा जाता है फर्दर: रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी और दून या हरहा घाटी। सोमेश्वर पहाड़ी का शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण करता है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई मात्र 874 मीटर की होती है। बात करें अगर सोमेश्वर पहाड़ी की, तो सोमेश्वर पहाड़ी में सोमेश्वर, भिखनाथरी, मखात प्रमुख दर्रे हैं जो कि भारत नेपाल के मध्य संपर्क मार्ग उपलब्ध कराते हैं। याद रखेंगे, मखात, भिखनाथरी और सोमेश्वर ये प्रमुख दर्रे स्थित हैं जो कि भारत नेपाल के मध्य संपर्क क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। हरहा नदी घाटी 24 किलोमीटर रामनगर, दून तथा सोमेश्वर घाटी के मध्य स्थित है। तो हरहा नगर घाटी अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है तो बिहार में स्थित है, रामनगर, दून और सोमेश्वर घाटी के मध्य में। रामनगर दून 214 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत एक छोटी पहाड़ी का क्रम है जिसकी अधिकतम ऊंचाई मात्र 240 किलोमीटर है। बिहार का मैदान 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है जो कि बिहार के कुल भाग का 96% हिस्सा रखता है। इस मैदान का निर्माण नदियों की जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, अतः ये काफ़ी उपजाऊ भी है। बिहार का मैदान उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिणी गंगा मैदान में विभाजित किया गया है। उत्तरी गंगा मैदान में सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया जिले में विस्तृत है। यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों यथा घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला आदि नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टियों से निर्मित है। दक्षिणी गंगा मैदान गंगा के दक्षिण तट से लेकर छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। इस मैदान का निर्माण गंगा, सोन, पुनपुन, कर्मनाशा, फल्गु नदियों द्वारा उपवाहित बलुई मिट्टी से हुआ है। दक्षिण का पठार बिहार के सुदूर दक्षिण में एक सकरी पट्टी के रूप में कैमूर से मुंगेर तथा बांका जिले तक विस्तृत है। कैमूर के पठार एवं छोटा नागपुर के पठार को सोन नदी विभाजित करती है। बिहार के दक्षिणी पठार में गया,
याद रखेंगे दक्षिणी पठार का क्षेत्र गया, मंदार, बराकर, जेठियान की पहाड़ियाँ, गंगेश्वरी, राजगीर, सूकरपीठ की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ, मुंगेर की पहाड़ियाँ, कैमूर का पठार, ये सब बिहार के दक्षिणी पठार में स्थित है। बराबर की पहाड़ियाँ बिहार के जहानाबाद जिले यानी कि पूर्व में गया में थीं, अभी वर्तमान में जहानाबाद जिले में बराबर की पहाड़ियाँ स्थित है। बराबर की पहाड़ियाँ वही हैं जहाँ पर आजीविकों के लिए अशोक और दशरथ ने जो है पहाड़ी को काट कर यानी कि रॉक कट शेल्टर हाउस बनाए। बिहार की खड़गपुर पहाड़ी सबसे पुरानी पहाड़ी है। बिहार का तराई क्षेत्र भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है। उत्तरी गंगा का मैदान गंडक, घाघरा दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानदी दोआब, महानंदा दोआब में विभाजित है। यानी कि उत्तरी गंगा का मैदान घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब में विभाजित है। और गंगा में मिलने वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यानी कि बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में महानंदा आखिरी रिवर है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। बिहार में स्थित चट्टान और संबंधित क्षेत्र, जैसे धारवाड़ चट्टान कहाँ स्थित है तो दक्षिण पूर्व बिहार में, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर जिलों में स्थित है। विंध्यन दक्षिण पश्चिम बिहार में कैमूर, सोन नदी के आसपास स्थित है। टर्शियरी हिमालय तराई क्षेत्र में पाई जाती है और क्वाटरनरी आरा, डुमराव, मोकामा, बिटहा और मुजफ्फरपुर के साथ साथ सारण में फैली हुई है। बिहार जलवायु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिहार जलवायु, तो पहली बात बिहार की जलवायु के बारे में, तो यह उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। दैट मीन्स सब ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है। महाद्वीपीय प्रभाव के कारण इसके पूर्वी भाग में जो ईस्टर्न पोर्शन है वेस्ट बंगाल और झारखंड के आसपास का, वहाँ पर आर्द्र, जबकि पश्चिमी भाग में जो कि यूपी के तरफ है वहाँ पर अर्ध शुष्क सेमी एरिड कह सकते हो, वहाँ पर क्लाइमेट पाया जाता है। कोपेन जो महाशय हैं यानी कि व्यक्ति हैं, उनके जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग CWG तथा दक्षिणी भाग AW जलवायु के अंतर्गत आता है। बिहार में मुख्यतः 3 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा, शीत ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, मई का महीना सर्वाधिक तापमान वाला होता है, जिसमें बिहार के गया में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया था या किया जाता भी है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवातों के प्रभाव से पूर्वी भाग में वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। बिहार में मानसून का आगमन जून के मध्य तक होता है। बिहार में जुलाई और अगस्त में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, जो वर्तमान समय चल रहा है। यहाँ वर्षा ऋतु जून से लेकर अक्टूबर में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और औसतन 125 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त करता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में, जबकि न्यूनतम वर्षा पटना में होती है। यह त्रिकोणीय भूभाग में रिकॉर्ड की गई है। मतलब पटना के पश्चिम में स्थित जो त्रिकोणीय भूभाग है वहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक चलती है। जनवरी का महीना सबसे ठंडा माना जाता है। इसका औसत तापमान 7.5 डिग्री होता है। कृषि क्षेत्र की विशेषताएं देखेंगे। पहले दूसरी ओर भी पढ़ लेते हैं कि शीत ऋतु में होने वाली चक्रवाती वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है, जैसा कि यूपी में होता है। जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर बिहार को जलवायु की मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी गिरिपाद प्रदेश, दूसरा है उत्तरी पूर्वी प्रदेश यानी कि बिहार के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, उत्तर पूर्व का क्षेत्र, ठीक है, सॉरी गलत बना दिया, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, उत्तर पूर्व का क्षेत्र, रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी क्षेत्र, तो रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी क्षेत्र इधर, ठीक है, और मध्यवर्ती प्रदेश। इन 4 भागों में जलवायु विषमताओं के आधार पर बांटा जाता है। एक्सक्यूज मी। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी, बंगाल की खाड़ी से निकटता, ग्रीष्मकालीन तूफान, दक्षिण पश्चिमी मानसून की क्रियाशीलता होती है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान, भूभाग के आधार पर बिहार में 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। तो कितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र हैं बिहार में? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र हैं बिहार में। कौन कौन है? जोन 1 है उत्तर पश्चिम का जलोढ़ मैदान, जोन 2 है उत्तर पूर्व का जलोढ़ मैदान, दक्षिण पूर्व का पठारी क्षेत्र जोन 3A है और 3B है दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। अब आते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र की भौतिक विशेषताएं देखने के लिए, जिसमें कृषि जलवायु क्षेत्र यहाँ पर दिया हुआ है, मृदा दिया हुआ है, pH मान दिया हुआ है, कार्बनिक पदार्थ दिया हुआ है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, औसत वर्षा, अधिकतम न्यूनतम तापमान दिया हुआ है। मैं छोटा कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग खुद से देख लेंगे।
ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है हमें, बस एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको रीड आउट कर लेते हैं क्या है। तो कहता है कि उत्तर पश्चिम में बलुआ दोमट मिट्टी पाई जाती है, यानी कि पश्चिम का इलाका जो आएंगे उत्तर पश्चिम यूपी के आसपास में बलुआ दोमट मिट्टी पाई जाएगी, यानी कि 6.5 से 8.4 इसका पीएच मान जाएगा। यहाँ पर जो वर्षा होती है औसतन वो 1245 मिलीमीटर की होती है। उत्तर पूर्व में जाएंगे तो बलुआ दोमट के साथ साथ चिकनी दोमट भी मिलेगी, ये भी पीएच लगभग वहीं तक वेरी करेगा, लेकिन ये ज़्यादा अल्कलाइन एसिडिक पीएच रखता है, ज़्यादा एसिडिक पीएच रखता है। फिर दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी में जाएंगे तो बलुआ दोमट, चिकनी दोमट और चिकनी सब पाई जाएगी। 6.8 से लेकर के 8 पॉइंट तक इसका पीएच होता है और 1115 mm की बारिश यानी कि 111 सेंटीमीटर की बारिश यहाँ पर होती है। आइए बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को देखें तो जोन 1 यानी कि उत्तर पश्चिम का जो जलोढ़ मैदान है वो क्या रिसीव करता है, तो वहाँ पर फसल होती है चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, ईख यानी कि आपका गन्ना, आम, केला, लीची इत्यादि चीज़ें पश्चिमी जलोढ़ मैदान में होती हैं। उत्तर पश्चिम का जलोढ़ मैदान संबंधित जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण दोनों की नेपाल से सटे हैं, सिवान यूपी से सटा है, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय ये सारे एरिया सटे हुए हैं। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो मध्यम अम्लीय भारी गठन के साथ पाई जाती है। दूसरा है जोन 2 उत्तरी पूर्वी जलोढ़ की बात करते हैं, जो कि आपका बंगाल से पश्चिम बंगाल से सटा हुआ एरिया है। यहाँ पर चावल, मक्का, जूट, चाय, अनार, तो चाय एक्स्ट्रा आ गया है याद रखिएगा। यहाँ पर मक्का होता है ज़्यादा, जूट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वेस्ट बंगाल में जूट होता है, तो चाय, जूट और चावल ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज का एरिया है। तीसरा जो जोन है वो दक्षिण पूर्वी पठारी जोन 3A, यहाँ पर चावल, गेहूं, आलू, प्याज, अन्य सब्जियां पाई जाती हैं। जो पठारी क्षेत्र है उसमें जमुई, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर इत्यादि एरिया आता है। और दक्षिण पश्चिमी जलोढ़ मैदान 3B में चावल, गेहूं, अमरूद, मक्का, चना की खेती होती है, याद रखिएगा अमरूद भी बहुत होता है। रोहतास, भोजपुर, बक्सर ये आपके बलिया से सटा थोड़ा सा इलाका, नवादा, नालंदा, गया, फिर नीचे का इलाका पटना, ठीक है, ये सारे क्षेत्र आते हैं। चलते हैं आगे की चीज़ें देखते हैं। आगे है मृदा, कैसी मिट्टी पाई जाती है तो इसको भी देख लेते हैं। बिहार में मृदा, तो मिट्टी की बात करें तो कृषि अनुसंधान विभाग जो कि बिहार सरकार का है उसके द्वारा भौतिक, रासायनिक तथा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर मिट्टियों को 3 भाग में बांट दिया गया है। गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, ठीक है, तो गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा किस प्रकार होती है, तो दलदली होगी या तराई क्षेत्र की होगी, खादर होगी या नवीन जलोढ़ जिसको बोलते हैं यानी कि न्यू एलुवियल, और तीसरी है बल सुंदरी या बांगर। बांगर कौन सी होती है, ओल्ड एलुवियल सॉयल को ही एक तरह से हम लोग जो है बांगर कह सकते हैं। ज़्यादा ओल्ड जो होती है उसको बांगर कहते हैं, खादर और बांगर होती है, ठीक ना, तो ओल्ड एलुवियल को हम लोग बांगर कहते हैं, ठीक है। तो गंगा के उत्तरी मैदान की मृदाओं को देख लिए। फिर गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा को देखेंगे तो ताल की मृदा होती है, पुलानी जलोढ़ होती है जिसको करैल केवाल मृदा भी बोलते हैं, ठीक है, करैल केवाल मृदा भी बोलते हैं। और फिर बलथर मृदा होती है। तो याद रखेंगे गंगा का जो दक्षिणी इलाका है उधर ये 3 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अगला आता है बिहार के दक्षिणी पठार की मृदा, तो पठारी मृदा हमेशा लाल या पीली मृदा होती है, तो यहाँ पर भी है वैसी ही, और लाल बालुका युक्त मृदा, इन 2 भागों में इसको बांटा गया है। अब कहता है तराई में कौन से रासायनिक लक्षण होते हैं मृदाओं में, उनके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, इसको भी देख लेंगे एक बार। इतना याद करना अब तो पॉसिबल नहीं है, अचानक से आप याद कर पाओगे, लेकिन कुछ मृदा और उनसे संबंधित चीज़ों को आप याद कर सकते हो। चीज़ें छोटी दिख रही होंगी मुझे पता है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको जूम कर लूँगा, ठीक है। चलिए, ले लिया होगा आपने। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो तराई मृदा है उसके क्या लक्षण होते हैं, तो रेत और कंकड़ युक्त होती है। सबसे पहले चीज़ ये देखना है कि रेत और कंकड़ युक्त जो है मृदा होती है जिसको बोलते हैं तराई मृदा, ठीक है। भूरी और हल्की पीले रंग की होती है। चंपारण, किशनगंज में ये जो तराई मिट्टी है वो पाई जाती है। इसमें धान के साथ साथ पटसन और गन्ना ये सारी चीज़ें उगती हैं। फिर आता है जो दूसरी मिट्टी है वो है बलसुंदरी या बांगर मृदा, ओल्ड एलुवियल कह सकते हैं इसको। चूना और क्षार युक्त होती है, गहरी भूरी एवं थोड़ी सफ़ेद रंग की होती है, ठीक है। यूपी में भी बहुत क्षेत्रों में दिखाई दी जाएगी ये मृदा।
सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा, सारण में दिखाई देती है। गन्ना, धान, गेहूं, मक्का के साथ साथ तंबाकू यहाँ पर होता है, तो तंबाकू भी होता है इस मृदा में, ये भी पॉइंट याद रखना है। अगली मिट्टी है यहाँ पर खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो कि यूपी में भी पाई जाती है काफ़ी जगह पर। तो ये चूना और क्षार की कमी होती है, याद रखिएगा, जो भी नवीन जलोढ़ होगी उसमें चूना और क्षार की कमी रहेगी। ठीक है, गहरी और काले रंग की होती है। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया, बिहार, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर के एरिया में पाई जाती है। मैप अपने साथ देखना पड़ेगा, सॉरी बट मैं यहाँ पर मैप अभी दिखा नहीं सकता और बिना मैपिंग के ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो एक बार मैप देखते रहिए कौन कौन सा एरिया मैं बता रहा हूँ। आगे हम लोग मैप के साथ भी देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मैप नहीं दिखा पाऊँगा। जूट, गन्ना, गेहूँ, धान, मक्का, चना, अरहर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो जूट भी होता है, याद रखिएगा। क्योंकि ये जो खादर और नवीन जलोढ़ है ये कहीं ना कहीं बंगाल के साइड में लेकर के जा रही है, क्योंकि पूर्णिया भी इस क्षेत्र में आता है। पुरानी जलोढ़ या इसको करैल केवाल कहते हैं, क्षारीय और अम्लीय होती है, गहरा भूरा होता है। गया, पटना, रोहतास, जहानाबाद इससे भरा हुआ एरिया है। धान, गेहूं और ज्वार होता है, क्योंकि अत्यधिक उर्वरा शक्ति इसकी होती है। टाल मृदा क्या होती है? बारीक से लेकर मोटे कण होते हैं, धूसर रंग की होती है। ये पटना, मुंगेर, भागलपुर, गंगा के दक्षिणी तट पर पाई जाती है। रबी की फसलों के लिए श्रेष्ठ है कौन सी? टाल मृदा। फिर आता है बलथर, ये रेत एवं कंकड़ युक्त होती है, लाल रंग की, कैमूर क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। पठारी मृदा है। ज्वार, बाजरा, अरहर, कुल्थी इत्यादि चीज़ें इसमें होती हैं। फिर इसी प्रकार लाल और पीली मृदा है, लोहे की अधिकता के कारण होती है लाल पीली। बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर मोटे अनाज होते हैं, जबकि ज्वार, बाजरा और मोटे अनाज के साथ रोहतास, कैमूर क्षेत्र में पाई जाने वाली बालू की अधिकता वाली लाल बालुका युक्त मृदा फेमस है। अगला पॉइंट है कि गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सरयू नदी कहाँ मिलती है? तो छपरा के निकट सरयू नदी मिलती है गंगा में। सोन दानापुर के निकट मिलती है। फल्गु उरैन या मुंगेर के निकट मिलती है। कोसी खगड़िया के निकट मिलती है। महानंदा मनिहारी के निकट मिलती है, याद रखिएगा। पुनपुन नदी फतुहा पटना के निकट मिलती है गंगा में। गंडक नदी पहलेजा के निकट मिलती है। कर्मनाशा चौसा के निकट मिलती है। ठीक है, कमला नदी काढ़ा गोला के निकट मिलती है। बूढ़ी गंडक मुंगेर के पास, बागमती मुंगेर के पास और किऊल नदी सूर्यगाढ़ा के पास मिलती है। बागमती नदी भी याद रखिएगा मुंगेर के समीप बहती है। अगली चीज़ देखते हैं, नदियों के तट पर बसे बिहार के प्रमुख शहर। जैसे गंगा नदी के तट पर बहुत सारे शहर हैं, जिसमें पटना है, बक्सर है, भागलपुर है, मुंगेर है। ये चारों शहर पटना नदी के किनारे हैं। सरयू नदी के किनारे छपरा बसा हुआ है, वहीं फल्गु नदी के किनारे गया बसा हुआ है। बागमती के किनारे दरभंगा है। पुनपुन के किनारे फतुहा है। बूढ़ी गंडक के किनारे समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, बेतिया बसा हुआ है, जबकि सोन के किनारे डेहरी ऑन सोन बसा हुआ है। किऊल नदी के किनारे लखीसराय है। गंडक के किनारे हाजीपुर, सोनपुर है। दरधा के किनारे जहानाबाद बसा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे नदियों का अफवाह तंत्र। 2 चैप्टर के बाद हम लोग मैपिंग इसमें देख लेंगे और मैपिंग के बाद ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए, अफवाह तंत्र। तो समझेंगे कि अफवाह तंत्र होता क्या है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। यानी कि नदी बह रही है तो इसे अफवाह बोलेंगे। और वाहिकाओं का अगर जाल हो जाए, यानी कि गंगा से निकलने वाली बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, तो ये पूरा जो सिस्टम रहेगा, जहाँ जहाँ भी गंगा का पानी किसी माध्यम से पहुँचेगा, इसी जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। किसी क्षेत्र का अफवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति, संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते हुए जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। मतलब बहुत लंबे टाइम से जल बहते बहते जो पूरी स्थलाकृति बनाएगा, जिस क्षेत्र में बहेगा, जो पूरा जाल बनाएगा, उसे ही अफवाह तंत्र कहते हैं। बिहार नदियों, सुंदर झरनों और झीलों से समृद्ध भूमि है। बिहार की नदियों को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। तो याद रखेंगे, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी बिहार की नदियाँ और दक्षिणी बिहार की नदियाँ। उत्तरी बिहार की नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं और दक्षिण तथा पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती हैं। इनमें प्रमुख नदियाँ हैं सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा। ठीक है, ये कौन सी हैं? ये आपके उत्तरी बिहार की नदियां हैं। दक्षिणी बिहार की नदियों की बात करें तो ये पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा और सहायक नदियों में दक्षिण की ओर से आकर मिलती हैं, यानी कि नीचे से ऐसे निकलती हैं और ऊपर की ओर आकर के मिल जाती हैं। ठीक है ना। प्रमुख नदियों में सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, पंचाने, कर्मनाशा इत्यादि नदियाँ आती हैं। बिहार की प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा नदी है, जो कि भागीरथी नदी
उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद इसे गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है ना, तो DAV, ठीक है, यानी कि देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद इसको BAD बोलिए, BAD, ठीक है ना, भागीरथी, अलकनंदा और देवप्रयाग गंगा नदी कहा जाता है। गंगा नदी चौसा यानी कि बक्सर के पास बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में इस नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में यह नदी बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार इन जिलों में प्रवाहित होती है। गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो बाएं तरफ से मिलने वाली जो नदियां होती हैं, जैसे गंगा बह रही है तो चलने वाले स्थान पर खड़े हो जाइए और इधर की ओर चलते रहिए। ठीक है, तो ये आपका बायां होगा और ये आपका दायां होगा। ठीक है ना, अगर आपका मुंह इधर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दाहिनी तरफ से मिलने वाली नदियां हो जाएंगी और उल्टे साइड में यानी कि इधर वाली बाएं तरफ से तो घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है, बागमती मिलती है, बलान मिलती है, बूढ़ी गंडक मिलती है, कोसी मिलती है, कमला और महानंदा लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो कि इससे मिलती है। जबकि दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में सोन होता है, कर्मनाशा होती है, पुनपुन होती है, क्यूल नदी होती है। आगे देखते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है या पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे जिसमें आती है आपकी सोन नदी की कुछ सहायक नदियों का नाम है, जैसे गोपद इसकी सहायक नदी है, उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है, कन्हर भी सोन नदी की सहायक है, रिहंद भी सोन नदी की सहायक नदियों में आती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों का नाम मैंने आपको बता दिया है। अगली नदी है गंडक नदी। नेपाल से निकलने वाली यह नदी भैंसा लोटन जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है के पास बिहार में प्रवेश करती है। नारायणी, शालिग्रामी, सदानीरा, काली गंडक और सप्त गंडकी इस गंडक नदी के अन्य नाम हैं। गंडक नदी पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर जिलों से प्रवाहित होते हुए सोनपुर व हजारीपुर के मध्य गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी पर वाल्मीकि बैराज का निर्माण हुआ है। तो किस नदी पर वाल्मीकि बैराज का निर्माण हुआ है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसका उत्तर देने में सक्षम है कि गंडक नदी पर वाल्मीकि बैराज का निर्माण हुआ है। बूढ़ी गंडक नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम सोमेश्वर की पहाड़ी से होता है। बालोर, बागमती, मसान, सिकटा, तऊर, तिऊर इसकी सहायक नदियां हैं। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत पठार से स्थित मानसरोवर के पास से होता है और वहाँ पर भी माप चोचुंग हिमनद यानी कि ग्लेशियर से होता है। बिहार में 83 किलोमीटर बहने वाली ये नदी गंगा की एक सहायक नदी है। इस नदी को सरयू और करनाली नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी ये गोसाई थान नेपाल से निकलती है और बिहार का शोक कहलाती है क्योंकि अपना मार्ग बदलने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि कहीं ना कहीं ये नवीन मार्गों का निर्माण करती है जो कि बिहार का शोक कहलाता है। इसके कारण से प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। यह नदी सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा जिलों में प्रवाहित होती है और फिर गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो तमूर कोसी, भूत कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, सुन कोसी, ताम्र कोसी, अरुण कोसी हैं। यानी कि कोसी नदी की सारी ट्रिब्यूटरीज में कोसी लगा हुआ है, चाहे तामूर हो, चाहे भूत हो, चाहे लिच्छू हो, दूध हो, सुन हो, ताम्र हो, अरुण हो। बागमती नदी की बात करते हैं। नेपाल के महाभारत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। विष्णुमती, सिपरीधर, कोला, लखनदेई, छोटी बागमती इसकी सहायक नदी है। बिहार में बहते हुए शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फर जिलों से प्रवाहित होती है। फिर आती है बात फल्गु नदी की। फल्गु नदी काफ़ी पवित्र नदी है जो कि झारखंड के पलामू से निकलती है। बोधगया के निकट मोहना नदी से मिलने के बाद इसका नाम फाल्गु पड़ जाता है। ये लीलाजन या निरंजना नदी इसकी मुख्य धारा है। लुकायन फल्गु की सहायक धारा है। पितृपक्ष के दौरान आने के बाद तीर्थयात्री इस नदी के किनारे पिंडदान करते हैं। कमला नदी इस नदी का स्रोत नेपाल में हिमालय पर्वत की महाभारत श्रेणी से है या बिहार में जयनगर के समीप प्रवेश करती है और दरभंगा, मधुबनी जिलों में बहते हुए कोसी से मिल जाती है। सानी, बलान, ढोरी कमला नदी की सहायक नदियां हैं। महानंदा की बात करें तो उसका उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से होता है। वहाँ पर महालदिराम पहाड़ी से ये पागल झोरा जलप्रपात से निकलती है। यह मुख्यतया किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट्स लगे हुए हैं पश्चिम बंगाल से उनसे होती हुई बांग्लादेश में या गंगा से मिल जाती है। यह उत्तरी बिहार के मैदान में सबसे पूर्वी नदी है। याद रखेंगे, उत्तरी बिहार में सबसे पूर्वी नदी, अगर ये बिहार होगा तो सबसे पूरब से आने वाली नदी यही है। इसका नाम है महानंदा। फिर आती है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी भी काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है। नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है। उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई बिहार में औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। गया, जहानाबाद होते हुए पटना के समीप गया में मिल जाती है। मनोहर और दरघा इस पुनपुन नदी की सहायक नदी है। यह नदी ग्रीष्मकाल में सूख जाती है और वर्षा ऋतु में फिर से अत्यधिक जल के साथ बहती है। कर्मनाशा नदी उद्गम
इसका कैमूर की पहाड़ी के पूर्वी भाग से होता है। गंगा की सहायक नदियों में से एक है कर्मनाशा नदी, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है। फिर आखिरी नदी जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है किऊल नदी। किऊल नदी का उद्गम झारखंड के सिरसी पहाड़ी से होता है। यह जमुई, लखीसराय जिलों से प्रभावित होते हुए गंगा से मिल जाती है। अगली है सकरी नदी, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। फिर है अजय नदी। अजय नदी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेंगे। यह नदी जमुई जिले में बटपाड़ नामक स्थान से निकलती है। पूर्व और दक्षिण दिशा में प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं अजय नदी गंगा की सहायक नदी है। इस नदी को अजयावती या अजमाती भी कहते हैं। नदी घाटी एवं जलग्रहण क्षेत्र द्वितीय बिहार राज्य सिंचाई आयोग 1994 ने बिहार की नदियों को 14 घाटियों में विभाजित किया था। तो यहाँ पर कुल घाटियों की संख्या दी हुई है। इससे हम लोग को बहुत सारे प्रश्न नहीं मिलेंगे, तो इसलिए इसे स्किप कर रहा हूँ। अभी तक हमने कुछ भी स्किप नहीं किया है, इस पॉइंट को स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर नदी की लंबाई, सहायक नदी और बिहार की जितनी भी नदी हैं उनसे संबंधित एक टेबल दिया हुआ है। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए टेबल रोकूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं इसको और छोटा कर दूंगा तो आपको फ़ोटो थोड़ी HD करनी पड़ेगी, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी करते हैं फ़ोटो कि आप लोग इसको पढ़ लें। जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, ले लिया होगा आपने फ़ोटो। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं कि गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई है इसकी, जिसमें से 445 किलोमीटर लंबी ये बिहार में बहती है। और इसकी सहायक नदियां जो कि बिहार में पड़ती हैं उसमें घाघरा यानी कि सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, कोसी, महानंदा, सोन, फल्गु, उत्तरी कोयल, पुनपुन, चाचन, कर्मनाशा, सकरी, पंचान इत्यादि हैं। गंडक नदी आती है अन्नपूर्णा श्रेणी के मनंग, मोट और कुतांग नेपाल से निकलती है। गंडक नदी पहलेजा घाट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जिसमें से 260 किलोमीटर ये बिहार में बहती है। बूढ़ी गंडक की बात करें तो सोमेश्वर पहाड़ी के निकट चौतरवा चौर से निकलती है और जमालपुर खगड़िया में गंगा नदी से मिल जाती है। 580 किलोमीटर लंबी ये नदी 320 किलोमीटर लगभग बिहार में बहती है। घाघरा या सरयू नदी की बात करें तो मंधोता चोरी के निकट माप चोचुंग हिमनद नेपाल से निकलती है, छपरा के निकट गंगा से मिल जाती है। टोटल लंबाई इसकी 1080 किलोमीटर है, इसमें से 83 किलोमीटर घाघरा नदी बिहार में बहती है। बागमती नदी शिवपुरी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कोसी नदी में मिल जाती है। 589 किलोमीटर लंबी नदी में से 394 किलोमीटर बिहार में बहती है। इसी प्रकार कोसी नदी की बात करें तो गोसाई स्थान सप्तकोशी नेपाल से निकलती है, कुरसैला के निकट गंगा से मिल जाती है। 589 किलोमीटर की लंबी नदी 260 किलोमीटर ये बिहार में बहती है। महानंदा की बात करें तो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और मनिहारी कटिहार में गंगा में आकर के मिल जाती है। 376 की पूरी नदी केवल बिहार में बहती है। फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पुनपुन नदी भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, याद रखेंगे। जबकि सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, दानापुर के निकट मिल जाती है। 720 किलोमीटर लंबी नदी है, 702 किलोमीटर जो है ये बिहार में बहती है। इसी प्रकार अन्य नदियों का नाम दिया है, इसमें अजय नदी है, झारखंड के संथाल परगना में देवधर से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। टोटल लंबाई 299 किलोमीटर है। ये अजय नदी पूरी की पूरी बिहार में बहती है। यहाँ पर बिहार का मैप दिया हुआ है, जिसमें कि आपको बहुत सारे जलप्रपात, झील इत्यादि चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर लिखा हुआ है करकटगढ़ जलप्रपात, तलहार कुंड जलप्रपात, अनुपम झील। ये तीनों की तीनों पड़ती हैं कैमूर या भाबुआ में, यानी कि करकटगढ़ जलप्रपात, तलहार कुंड जलप्रपात और अनुपम झील कैमूर में पड़ती है। काबर ताल कहाँ पड़ता है तो बेगूसराय में पड़ता है, जो कि रामसर आर्द्रभूमि भी है। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पड़ती है, सहरसा में पड़ती है, ठीक है। इसके बाद आता है जगतपुर झील, ये भागलपुर में पड़ती है। ऋषिकुंड, जन्मकुंड, भीम बांध, रामेश्वर, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड, भाबरी, पंचतर, श्रृंगार ऋषिकुंड, ये सब की सब मुंगेर में पड़ती है। अगर बात करें वैशाली की तो यहाँ पर बरैल झील पड़ता है, जबकि कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में पड़ता है। घोड़ा कटोरा झील नालंदा में, पांडु पोखर नालंदा में, राजगीर सूर्यकुंड नालंदा में, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड सबके सब नालंदा में पड़ते हैं। तपोवन गर्म जल कुंड गया में पड़ता है।
फिर आते हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात देखते हैं कि तलहार कुंड कैमूर जिले में पड़ता है, टोटल 80 मीटर लंबाई का है। करकटगढ़ कैमूर में पड़ता है। काकोलत नवादा में पड़ता है। तुतला भवानी प्रपात रोहतास में पड़ता है। माझर कुंड सासाराम में पड़ता है। धुआं कुंड सासाराम में पड़ता है। कशिश वाटरफॉल रोहतास में पड़ता है। तो ये बड़े बड़े वाटरफॉल हैं। प्रमुख जलकुंड को देखें तो ब्रह्मकुंड राजगीर में सबसे अधिक गर्म है। सूर्यकुंड राजगीर में, गोमुख कुंड मुंगेर में, ऋषि कुंड मुंगेर में, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, भरारी कुंड मुंगेर में, सप्तधारा राजगीर में, मखदूम कुंड राजगीर में, नानक कुंड राजगीर में, सीता कुंड मुंगेर में, रामेश्वर कुंड मुंगेर में और लक्ष्मीश्वर कुंड मुंगेर में। एक बार से ज़्यादा आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें याद नहीं होंगी। फिर आती है झील की अवस्थिति देख लीजिए। जैसे अनुपम झील कहाँ पड़ती है? बिहार में पड़ती है। बिहार में कहाँ पड़ती है? कैमूर में। कुशेश्वर झील कहाँ पड़ती है? बिहार में। बिहार में कहाँ पर? दरभंगा में। कांवर झील कहाँ पड़ती है? बेगूसराय में। बारीला झील कहाँ पड़ती है? वैशाली में। गोगा झील कहाँ पड़ती है? कटिहार में। सहरसा कहाँ पड़ती है? सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में पड़ती है। कांवर झील, कुशेश्वर स्थान झील, बारीला झील राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है। बिहार के प्रमुख जल निमग्न यानी कि गीली भूमि वेटलैंड्स, सहरसा में भगवा चौर, बोरा चौर, एक पीरा घर, कौदा लोहार, परबा, मुरली चौर, रतनपुरा, मुरादपुर चौर, ये सारे हैं। मुजफ्फरपुर में भरथुआ चौर, भुसारा मन, ब्रह्मपुरा मन, ताल बहिरा। रोहतास में कैमूर निमग्न भूमि, भागलपुर में बहुआ ताल जो कि मानव निर्मित है, बेगूसराय में कांवर झील, वैशाली में रघुपुर, इसी प्रकार सारण में हरविया चौर, दरभंगा में रवारा, पूर्वी चंपारण में केसरिया चौर, खेतर, पश्चिमी चंपारण में चैता चौर, मानसी चौर, उदयपुर झील। फिर नदी घाटी परियोजनाओं के नाम जान लीजिए। जैसे कोसी जल विद्युत परियोजना तो कोसी पर है जो कि बिहार और नेपाल को जल विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देती है। सोन परियोजना सोन नदी पर, गंडक परियोजना गंडक नदी पर, जबकि बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को देती है। कुछ नदी जोड़ो परियोजना का नाम है, जैसे कोसी का पानी महानंदा बेसिन में अंतरित करने के लिए कोसी मेची लिंक नहर योजना आई थी। कोसी मेची लिंक नहर योजना आई थी। अररिया, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया को पानी देती है। और सखरी नदी पर बक्सोती बराज नहर योजना आई थी और सखरी नदी को नाटी नदी से जोड़ा गया था। ये नवादा, नालंदा और शेखपुरा को सप्लाई करती है। अब अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे बिहार कृषि एवं पशुपालन पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आज के 1.5 घंटे का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। हमारी मेहनत रंग लाएगी अगर आप इसको ठीक से रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और जिस प्रकार मैं बताता हूँ कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको खुद से पढ़ना है, उस तरह से आप करेंगे। ये लास्ट का पॉइंट हमने तेज़ी से पढ़ा है, इसलिए इसको फिर से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इससे एक बारी अपने दोस्त के साथ मिलकर के आप रिवाइज कर लें। ऊपर हेडिंग दिखाई दे रही है कि बिहार के प्रमुख जलप्रपात और महत्वपूर्ण जलकुंड, इसका हेडिंग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में आएगा तो आपसे ज़्यादा खुशी हमें होगी और आपके सिलेक्शन को लेकर के हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, प्यार दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लासेस को मिस मत करें।